स्वागत है हमारे समर्पण के मंच पे। आज हम लोग मगध वंश के अंतर्गत शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नए तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी के अंतर्गत या बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इतिहास से जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जैसा कि बृहद्रथ वंश है, शिशुनाग वंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है। तो ये सब वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं अपने पहले के वीडियो में जिसमें मगध का उदय और उसमें बृहद्रथ वंश और इससे पहले वाले वीडियो में हर्यक वंश के बारे में बताया है। आप लोग चाहें तो वीडियो में आप लोगों को वैसा थंबनेल से पता चल जाएगा कि किस में मैंने बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो मैंने बताया था कि इससे बृहद्रथ के सबसे प्रतापी राजा बृहद्रथ थे और फिर जरासंध वध की हमने चर्चा की थी, जिसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा था हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होते हैं और इसके अंतिम शासक जो होते हैं वे नागदशक होते हैं और नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक होते हैं और इनके काल में ही जनता विद्रोह कर देती है और काशी के राजा शिशुनाग जो होते हैं वे यहाँ पे मगध में अपना सत्ता स्थापित करते हैं और इसी प्रकार हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है और शिशुनाग वंश का उदय होता है। तो इसमें देखते हैं शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होंगे, तो ये शिशुनाग हो जाएंगे। तो ऐसी जानकारी में कहाँ मिलती है कि शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और शिशुनाग उसके संस्थापक होते हैं। तो ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि गिरिब्रज यानी राजगीर के पास जो क्षेत्र है वो गिरिब्रज इन लोगों की राजधानी होती है, यानी शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ होती है, गिरिब्रज। इससे पहले भी हमने देखा कि हर्यक वंश हो या फिर बृहद्रथ वंश हो, इसमें सभी की राजधानियाँ गिरिब्रज में ही थी, अगर उदयन को छोड़ दें, क्योंकि उदयन जो थे वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किए थे और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी किए थे। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये गिरिब्रज में थी। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि मगध की दो राजधानियाँ इनके काल में बनी है, तो एक है वैशाली और दूसरी थी गिरिब्रज। और बाद में वैशाली जो है नागदशक शिशुनाग वंश के अंतिम वास्तविक राजधानी बनती है। ठीक है, शिशुनाग वंश का जो पुत्र हैं, उत्तराधिकारी जो हैं, वे काकवर्ण हैं, जिसे कालाशोक के भी नाम से जाना जाता है। तो शिशुनाग ने काकवर्ण को काशी राज की उपाधि देते हैं और काशी के प्रांतपाल के रूप में उन्हें नियुक्त करते हैं। और शिशुनाग वंश की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि शिशुनाग जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और वो अपने क्षेत्र विस्तार पे काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने अवंती पर अपना विजय स्थापित किया। अवंती जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और वेस्टर्न एमपी वाले क्षेत्र में आता है। अब देखते हैं कालाशोक के बारे में, क्योंकि शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, कालाशोक होते हैं, काकवर्ण होते हैं। तो ऐसा बौद्ध ग्रंथ में ही वर्णित है कि 394 से 386 बीसी तक उन्होंने वहाँ मगध पे शासन किया और शिशुनाग की मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकारी बनते हैं। और कालाशोक के ही काल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ, राजगीर में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे ये सेकंड बौद्ध संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बौद्ध संगति किस में हुई, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के जो शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी थे या शिशुनाग वंश के वंशज थे, तो इनके काल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। कब होती है, 383 बीसी में, जबकि वो 483 बीसी में, जस्ट 100 साल पहले होती है अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है,
तो यहाँ फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि बौद्ध जो संघ है वो दो टाइप में बढ़ जाता है, दो प्रकार में बढ़ जाता है। एक स्थाविर हो जाता है और एक महासंघिक हो जाता है। इसमें भी इस आधार पे होता है कि संघ में एक स्वयं को अपने घूम घूम कर बौद्ध के जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और दूसरा वह मतावलंबी थे कि अपने आप को एक मठ में स्थापित करके अपने शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि इसकी हत्या जो है कालाशोक की हत्या कौन कर देते हैं? महापद्मनंद कर देते हैं कालाशोक की हत्या। हर्षचरित में ऐसा वर्णन है। हर्षचरित वानभट्ट की कृति है। तो इसमें आता है क्या कि महापद्मनंद एक व्यक्ति हैं, उन्होंने किसकी हत्या कर देते हैं? कालाशोक की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार देखते हैं कि ये शिशुनाग वंश जो है ये समाप्त हो जाता है और नया वंश आता है। कौन सा? नंद वंश, क्योंकि महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किए थे। और इन्हें एक उग्रसेन भी कहा जाता है और सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। इन्हें दो उपनाम दिया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उपनाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उग्रसेन किसे कहा जाता था, या उग्रसेन की उपाधि किसे दी गई है, सर्वछत्रांतक किसे कहा गया है। तो इस तरह के प्रश्न को हमें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो पद्मनंद, महापद्मनंद शिशुनाग वंश का अंत कर दिए, और जिस वंश की स्थापना की उन्होंने तो उसे नंद वंश कहा गया। और महापद्मनंद एक दृढ़ और योग्य शासक था, और उसने राजकोष और जो भी सेना थी वो काफ़ी इनके काल में काफ़ी बड़ी थी, विशाल थी, तो समृद्ध भी थी और शक्तिशाली भी थी। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया। वहीं इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश किया। इक्ष्वाकु हैं, पांचाल हैं, कुरु है और सूरसेन, मैथिली और कलिंग आदि राजाओं को इन्होंने हराया है, और इसलिए इन्होंने इस उपाधि को, जैसे सर्वछत्रांतक की उपाधि इन्होंने धारण की है। वही आगे हम लोग देखते हैं कि ये काफ़ी प्रचंड सेना के भी स्वामी थे, इसलिए भी इन्हें सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई। पुराणों में इन्हें कली, अंश, एकराट, अनुलंघनीय कहा गया है। क्या कहा गया है? कली, अंश, एकराट, अनुलंघनीय किसे कहा गया है? तो महापद्मनंद को कहा गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित है कि कलिंग का विजय इन्होंने किया। जिनसेन की प्रतिमा, जिनसेन एक जैन धर्मावलंबी या फिर तीर्थंकर कह सकते हैं, उनकी मूर्ति थी, वे कलिंग से ले गए इनकी मूर्ति को, और कलिंग में इन्होंने नहर का निर्माण कराया। ऐसी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ये जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा के अभिलेख से। नेक्स्ट देखते हैं, इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन आता है? घनानंद आते हैं। महापद्मनंद के बाद घनानंद आते हैं, और ये नंद वंश का अंतिम शासक होता है, और ये सिकंदर के समकालीन है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिकंदर जब आक्रमण किया उस समय मगध के राजा कौन थे? तो ये उस समय घनानंद थे। उस समय कौन थे? मगध के शासक घनानंद थे, और इन्हें अग्रमीज कहा जाते हैं। इन्हें अग्रमीज की उपाधि दी गई है, और इनके शासनकाल में भद्रशाल जो थे घनानंद का सेनापति था। भद्रशाल कौन थे? सेनापति था, और ये काफ़ी अभिमानी थे। ये जो घनानंद थे वे काफ़ी अभिमानी थे, क्योंकि इन्होंने ही जो चाणक्य थे, चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया था, और कहा जाता था कि उसी समय चाणक्य ने ये प्रण लिया था कि जब तक वो इनसे बदला नहीं लेंगे, इनका साम्राज्य नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक वे अपनी चुटिया को नहीं कटवाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी अभिमानी थे, और तभी वो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक खेल के दौरान वे इन्हें बाल्यावस्था में उनके पिता से प्राप्त करते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा करवाते हैं,
और इन्हें पूर्णतः प्रशिक्षित करके नंद वंश के जो वंशज थे घनानंद, इनकी हत्या करवा देते हैं और जो चंद्रगुप्त मौर्य आगे जो वंश स्थापित करते हैं उसे मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो इसमें है ये नंद वंश के राजा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नंद वंश के राजा किस धर्म के मानने वाले थे? तो नंद वंश के राजा तो जो थे वे जैन धर्मावलंबी थे। ठीक है, ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मुद्रा रक्षण से, और जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। देख सकते हैं, हमने देखा कि नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कौन कर देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हें एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स जैसे उपाधि भी दी गई है, और यूनानी लेखक ही इन्हें एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स कहते हैं। ये 321 बीसी में सिंहासन पे बैठते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे जैन धर्मावलंबी थे, और इनके काल में प्रथम जैन संगति हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे कौन? स्थूलभद्र थे। और इन्हीं में था कि जैन विचार जो था वो 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। हमने अपने वीडियो में बिहार और जैन धर्म के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। कितने जैन संगतियाँ हुई, क्या क्या उसके मत थे, कितने प्रकार के कौन कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर हुए, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनसे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य क्या क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो मिलिंद पन्हुओं में नंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्हु एक बुक है, और इसमें नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन है, क्योंकि नंदवंश के अंतिम संस्थापक जो कह सकते हैं, या फिर नंदवंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे, इसकी हत्या कर देते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ऐसा वर्णन किस में मिला है? ये मिलिंद पन्हु में लिखा गया है। वही मौर्य काल की जो बिहार में जो मौर्यकालीन थी, बिहार मगध था, उसमें कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा थी, मगधी भाषा थी, और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मौर्यकालीन बिहार की लिपि क्या थी, भाषा क्या थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में आता है, ये क्षेत्र पे वे चले गए। कर्नाटक में जाके वे संलेखना विधि से अपनी प्राण त्याग देते हैं। संलेखना विधि कहने का मतलब हुआ कि अपने आप को बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं अपने को कंज्यूम करना है, और बिल्कुल भूखे रह के अपना प्राण त्याग देना है, तो इसे संलेखना विधि कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों वे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। कहाँ? कर्नाटक में चले गए थे, और अपना प्राण त्याग देते हैं वहीं पे। तो ये भद्रबाहु के साथ वहाँ पे गए थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के किन किन नामों का उल्लेख हमें मिलता है। तो यूनानी ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त के क्या क्या नाम मिलते हैं? सैंड्रोकोट्स मिलते हैं। सैंड्रोकोट्स, तो सैंड्रोकोट्स कौन कौन से लेखक ने कहा है? स्ट्रैम्बो कहे हैं, एरियन कहे हैं, और जस्टिन। सैंड्रोकोट्स किन्होंने दिया है? तो सैंड्रोकोट्स स्ट्रैबो, ये याद रखिएगा, एस से सैंड्रोकोट्स, स से स्ट्रैबो। तो क्योंकि बीपीएससी में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया है कि एंड्रोकोट्स किसने कहा था, किस यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एंड्रोकोट्स किसने कहा था? एंड्रोकोट्स एपियानस ने कहा था, और प्लूटार्क ने कहा था। ये सब लेखक है, एपियानस और प्लूटार्क। और एंड्रोकोप्ट्स किसने कहा था? तो ये निराकस ने कहा था। और विलियम जोन्स का एक जिक्र आता है। विलियम जोन्स आप लोगों को पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। तो इन्होंने बोला था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद कि जो ये तीनों नाम है, सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स और एंड्रोकोप्ट्स, ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किसने इसकी पुष्टि की कि सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और एंड्रोकोप्ट्स किसके नाम थे? तो
इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। और एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन आते हैं? बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार, इनकी माँ का नाम दुर्धरा। जैन साहित्य से पता चलता है कि बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। वहीं पत्नी का नाम क्या था? धम्मा, ऐसा बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। वहीं अशोक वदान एक और अन्य पुस्तक है, उसे पता चलता है कि बिंदुसार की पत्नी का नाम शुभांद्रगी भी था। और बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि बिंदुसार की पत्नी का नाम धम्मा भी था। शासन में 2 बार बाह्य आक्रमण होता है। किनके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार आक्रमण होता है। तो एक बार आक्रमण जब होता है तो वे अपने पुत्र अशोक, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, उन्हें ये अपनी सेना के मुख्य के रूप में भेजते हैं और उस आक्रमण का सामना करने के लिए भेजते हैं। और दूसरी बार ये अपने पुत्र सुसीम को भेजते हैं। यहाँ पे एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, यानी यूनान के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस पाटलिपुत्र आया था इनके शासनकाल में। तो ये इसे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे डायमेकस किसका राजदूत था? ठीक है, एंटियोकस प्रथम कहाँ का शासक था? तो यूनान का शासक था। फिर डायमेकस किसके दरबार में आया था? पाटलिपुत्र आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए। इनके दरबार में एक अन्य राजदूत भी आया था जिसका नाम था डियानीशियस। ये किसके राजदूत थे? फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, जिन्हें बोला जाता है टॉलमी द्वितीय। ये कहाँ के? सीरिया के शासक थे। फिलाडेल्फस के ये थे डियानीशियस राजदूत, ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो दोनों किसके दरबार में? डायमेकस और डियानीशियस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। कुछ अन्य बातें देखते हैं कि चीनी ग्रंथ में इन्हें बिंदुपाल कहा गया है और इन्हें यूनानी लेखकों ने इन्हें मित्रोचोट्स, अभित्रोकेडीस, अलित्रोचेडस की उपाधि दी है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरह के नाम देके कि ये यूनानी लेखकों ने किन मौर्य शासक को ये उपाधि दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रशाल कहा गया है। जैन ग्रंथ में इन्हें शिशेन कहा गया है। अन्य पुराणों में नारीशार भी कहा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वहीं अन्य देखते हैं, इन्होंने बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी और 273 बीसी में रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कोई हत्या नहीं करते हैं, इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र अशोक शासन संभालते हैं। तो अशोक का काल 273 से 232 बीसी तक होता है और ऐसा कहा जाता है कि गृह युद्ध में इन्होंने अपने भाइयों की हत्या कर दी और साम्राज्य प्राप्त किया था। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो तारानाथ जो तिब्बती यात्री थे, और चीनी ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि अशोक ने अपने भाइयों की वध करके सत्ता को प्राप्त किया था। वहीं 269 बीसी में ये राजगद्दी पे बैठते हैं और इनकी माता का नाम हमें धम्मा ज्ञात होता है बौद्ध ग्रंथों से। अगमहिषी प्राप्त होता है टीका से। टीका जो होता है, कोई भी ग्रंथ संस्कृत का लिखा गया है तो उसमें अगर रिसर्च के माध्यम से अगर नया तथ्य मिलता है तो उसे ऐड किया जाता है, उसे हम लोग टीका कहते हैं। टीका मतलब होता है रिसर्च। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझ सकते हैं, सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं कि टीका का अर्थ है रिसर्च। तो टीका में इन्हें क्या कहा गया? इनकी माता का नाम अग्नि महिषी कहा गया है। वहीं ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये भी पता चला है कि अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन अगर कोई माता के नाम से अगर क्वेश्चन पूछे तो अगर ये तीनों नाम याद है आपको तो कोई एक नाम ही उसमें से होगा, आप किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक बताया गया है, यानी पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन बोला गया है। अभिलेख में इसे देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो देवानाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि दी गई है, तो ये अशोक को उपाधि दी गई है। अशोक ही पहला राजा है, पहला सम्राट है जिसने बोला था कि राजा प्रजा का सेवक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि राजा जो है वो भगवान है या फिर राजा सब पे शोषण करने का एक आधार है, इस प्रकार नहीं, बल्कि अपने को सेवक, जनता का सेवक किसने कहा था सबसे पहले, ये अशोक ही थे जिन्होंने अपने आप को प्रजा का सेवक कहा था और राजा को प्रजा का सेवक बताया था। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटती है इनके शासन काल के 8वें वर्ष में, क्योंकि इस समय ये कलिंग युद्ध में संलिप्त होते हैं। कलिंग उड़ीसा जो वर्तमान का क्षेत्र है, उड़ीसा वाले क्षेत्र को कलिंग कहते थे। तो कलिंग युद्ध ये शासनकाल के 8वें वर्ष में करते हैं और 13वां अभिलेख जो है अशोक का, उसमें इसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसमें वे हृदय परिवर्तन के बारे में बताते हैं और धम्म की घोषणा करते हैं 13वें अभिलेख में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से काफ़ी प्रभावित हुए और बौद्ध के अनुयायी बन जाते हैं और वे बौद्ध धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि वे आजीविकों के लिए बराबर की गुफा जो है जहानाबाद और गया के बॉर्डर पे ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के बराबर की गुफाओं में वे आजीविकों के लिए गुफा बनवाते हैं। और इन्हीं के काल में तृतीय बौद्ध संगति होती है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं मोगलीपुत्र तिष्य होते हैं, जो उपगुप्त ही होते हैं, जो इन्हें बौद्ध की शिक्षा प्रदान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में होती है, तो अशोक के काल में। ठीक है, अशोक के काल में होती है। कहाँ होती है, तो ये होती है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, अन्य इनसे संबंधित तथ्य देखते हैं। ये है 8वां शिलालेख में ये भी वर्णन है कि बोध गया का यात्रा वृत्तांत यात्रा करते हैं ये अशोक, ऐसा 8वां शिलालेख में वर्णन है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि बोध गया का यात्रा किस शिलालेख में वर्णन है, तो ये 8वां शिलालेख में वर्णन है। वही है स्थाविर शाखा का, ये बौद्ध की भी शाखा डिवाइड हो गए थे, स्थाविर हो गए थे और दो भागों में ये बट गया था। तो ये जो अशोक थे वे स्थाविर शाखा के बौद्ध अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने अपना जो बौद्ध का धर्म प्रचार प्रसार काफ़ी करवाया, इसके लिए वो अपनी पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका भेज दिया। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का भी उल्लेख आता है कि सिंहल क्षेत्र यानी श्रीलंका के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। 232 BC में तक्षशिला में इनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु कहाँ होती है, तक्षशिला में मृत्यु हो जाती है। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो हमारा राजकीय चिन्ह है। तो राजकीय चिन्ह किसका स्तंभ है, तो ये अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। दिव्य वरदान के अनुसार 6 शासक फिर इनके बाद आते हैं और इसके बाद नागार्जुन की पहाड़ी पे एक उल्लेख में आता है कि दशरथ नाम के व्यक्ति इनके पौत्र होते हैं, यानी पोता जिसे कह सकते हैं, पोता होते हैं। और उसके बाद दशरथ के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। दशरथ जो होते हैं इनके पौत्र होते हैं। तो मौर्य वंश साम्राज्य को उनके काल में 2 भाग में बट जाता है, दशरथ के काल में पश्चिमी और पूर्वी। तो पूर्वी जो क्षेत्र होता है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है और मत्स्य पुराण और नागार्जुन की पहाड़ियों से इनकी दशरथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और बृहद्रथ है, ये मौर्य के अंतिम शासक होते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं, तो बृहद्रथ होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा तीन वंशों को, कौन कौन सा, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश।
आगे के वीडियो में मैं इससे मौर्य की शासन व्यवस्था क्या थी, किस तरह के कर प्रणाली थी, सैन्य प्रशासन थे, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। और गुप्त वंश, पाल वंश, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।